खबरों की तफसील। बुलंदशहर के रखेड़ा गांव में वाक़ एक मंदिर में दलित समाज के लोगों को दाखिल होने से रोक दिया गया। आला तबके के कुछ दबंगों ने दलितों को मंदिर में दाखिल होने से रोका। दलित समाज के लोगों को 25 अक्टूबर को मंदिर में पूजा नहीं करने दी गई। मुतासरीन ने इस वाक़े का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल हो गई। मुतासरीन ने जिला इंतजामिया से इस सिलसिले में इंसाफ की मांग की है। साथ ही खुर्जा सीओ के दफ्तर पहुंचकर अपनी मांगे रखी। हाँ कोई तो कहना तुम्हें काय को डर ना बात तो बताएं तुम जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें पता ये चला है कि कुछ लोगों द्वारा दलित वर्ग के लोगों को मंदिर में जाने से रोका गया। ये वीडियो है और इसमें उनके द्वारा बताया गया कि सीओ खुर्जा को उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है, तो इसमें हम लोग तत्काल अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और उसके आधार पर हम लोग जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं दलित समाज के लोग। अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यह आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है 21वीं सदी में भी लोग किस दिशा में जा रहे हैं। कैमरामैन अदनान के साथ अली शरर, नेटवर्क 18, बुलंदशहर। बाबरी मस्जिद राम मंदिर का फैसला आने से पहले ही बाज हिंदू तंजीमों की तरफ से इश्तियाल अंगेज बयानात आने के बाद यूपी हुकूमत ने सख्त इक़दाम करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत का कहना है कि रियासत में फ़िरक़ेवाराना माहौल को खराब करने की इजाज़त हरगिज़ भी किसी को नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब मुसलमानों ने इस मामले में नहायती मुहतात रवैया इख्तियार करने का फैसला किया है। खास रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की अराजी का फैसला महफूज होने के बाद से ही रियासत की बाज़ हिंदू तंजीमों की तरफ से इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला शुरू हो गया था। खास तौर से अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की मस्जिदों का मामला उठाया जाएगा। अब इन बयानों को रियासती हुकूमत ने बहुत संजीदगी से लिया है। हुकूमत का कहना है कि रियासत में फ़िरक़ावाराना माहौल खराब करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। हमने सौहार्द का माहौल बना करके रखा है, लोगों में आपस में कोई किसी प्रकार के विवाद ना हो, इसको लेकर के लगातार सतर्कता बरती गई है। और श्री राम जन्मभूमि मामले में इसके पहले भी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला जब आया था तो उस समय भी इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई। इस देश की जनता के मन में, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, न्यायालय के प्रति सम्मान की भावना है। और देश की सर्वोच्च अदालत की संविधान पीठ का जो फैसला आएगा, मुझे लगता है सब लोग उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और अभी किसी भी प्रकार से तनाव का वातावरण नहीं। लेकिन इन इश्तियाल अंगेजियों के दरमियान आम मुसलमानों ने काबिल तारीफ सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया। मुसलमानों की अक्सरियत फिलहाल इस मामले में मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए है, बल्कि मुसलमानों के बाज़ हलकों की तरफ से तो राम मंदिर के हक में आवाजें तक सुनाई देने लगी हैं। एक मुसलमान के तौर पे हमसे पूछें कि भाई आप क्या सोचते हैं राम मंदिर के बारे में, तो मैं तो कहूँगा सारे मुसलमानों को मिलके हर शहर में एक भव्य राम मंदिर बनाना चाहिए। सिर्फ अयोध्या की बात नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे एक भव्य राम मंदिर की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मुसलमानों का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। मैं एक मुसलमान हूँ। रामायण किसी एक धर्म की किताब नहीं है, राम किसी एक मजहब के लीडर नहीं है। 100 साल पहले डॉक्टर इकबाल ने नज़्म लिखी थी, राम इमाम हिंद। उसको लोगों ने बहुत पढ़ा नहीं, लोगों ने पढ़ाया नहीं। उन्हीं का लिखा हुआ तराना था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य इश्तियाल अंगेजी के मामले में अपने सख्त रुख का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अयोध्या मामले में हिंदू और मुसलमान दोनों फिरके के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि उनको उम्मीद है कि रियासत के अवाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करेंगे और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी पर आंच नहीं आने देंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट।
अयोध्या के तारीखी मुकदमे का फैसला 17 नवंबर तक किसी भी दिन आ सकता है। हालांकि अदालत उज़्मा के फैसले का इस्तकबाल और एहतराम करने की बात सभी जमातें और मुकदमे के अहम फरीक कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का मानना है कि फैसला जो भी हो, हमें उम्मीद है कि मुस्लिम तबका अमन व अमान के साथ इस्तकबाल करेगा। ताहम अमन बनाए रखने और आपसी इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम रखने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को भी इस ज़िम्मे में लोगों से अपील करनी चाहिए। हुकूमत सिर्फ अपने लोगों को कंट्रोल कर ले, बाकी पूरे मुल्क में कुछ नहीं होगा। हुकूमत के मुतालिक चाहे संगठन विश्व हिंदू परिषद हो या उनके जो और संगठन हैं RSS हो, या जो जिस तरह बुलंदशहर में लोगों ने किया, जिस तरह और जगह मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, उन्हीं के संगठन के लोग हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर खुद से कह दें सख्ती से बात कि जो हम कह रहे हैं इस पर अमल होगा, और अमित शाह जी जो उसके होम मिनिस्टर हैं वो इस बात को सख्ती से कह देंगे, तो मैं नहीं समझता कोई डिस्टर्बेंस कहीं होगा, क्योंकि उन्हीं के लोग हैं जो ये सब हरकतें कर रहे हैं। तकरीबन 3 दहाइयों से लटका जामिया मिलिया इस्लामिया का मेडिकल प्रोजेक्ट का ख्वाब जल्द ही शर्मिंदा ताबीर होने वाला है। आज जामिया की कन्वोकेशन में जामिया मेडिकल का मुद्दा खूब गूंजा। इस मुद्दे पर मेहमान खुसूसी वजीर बराए फरोग इंसानी वसाइल रमेश पोखरियाल निशंक ने भी हर मुमकिन मदद का वादा किया। उन्नीस 1920 में कायम हुआ जामिया मिलिया इस्लामिया आज अपने 100वें साल में दाखिल हो गया है। इस मौके पर स्पेशल कॉन्वोकेशन हुआ जिसमें 10,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात को डिग्रियां दी गईं। प्रोग्राम में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के अलावा चांसलर नजमा हेपतुल्ला और वाइस चांसलर नजमा अख्तर भी शामिल हुई। आप सभी के बीच यहाँ आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं खास तौर से यहाँ बैठी सभी बेटियों को तहे दिल से मुबारकबाद और दुआएं देता हूँ, जिन्होंने दोनों ही साल लड़कों से ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए। इन काबिल और होनहार बेटियों में समाज और देश के आने वाले कल की सुनहरी तस्वीर दिखाई पड़ती है। ये बहुत अहम इत्तेफाक है कि जामिया के लगभग 100 साल के इतिहास में पहली बार महिला चांसलर और वाइस चांसलर दोनों नियुक्त हुई हैं। अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने मुल्क के लिए कुर्बानी के सिलसिले में जामिया की तारीख को याद करते हुए हुकूमत से दरख्वास्त की कि जामिया के मेडिकल प्रोजेक्ट के लिए मदद करें, जबकि जामिया की चांसलर नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि अब ख्वाब जल्द ही शर्मिंदा ताबीर होगा। मेरा जामिया से दिली रिश्ता है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जो मेरे दादा थे, उन्हें जामिया से खुसूसी लगाव था। जामिया मिलिया इस्लामिया अब एक A ग्रेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसे NAC के जरिए मंजूरी हासिल है। इसमें मुख्तलिफ सतहों पर कई तालीमी कोर्सेज की पेशकश की जाती है। जामिया टीचिंग और रिसर्च को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है, और जो तालीम में इनोवेशन लाने और इंटरनेशनल स्टडीज और डिसिप्लिनरी स्टडीज में, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज में सेकुलरिज्म बैनुल-अक़वामी तफ़हीम के इसके मक़ासिद को आगे बढ़ाती है। जामिया भारत के शीर्ष इंस्टीट्यूशन में गिना जाता है और विश्व में भी अपनी जगह बना चुका है। आला से आला मकाम तक पहुंचने की निरंतर प्रयत्नशील भी है। हम आने वाले वर्षों में अनेक जॉब ओरिएंटेड और इंटरनेशनली रेलेवेंट कोर्सेज शुरू करने वाले हैं, जिनमें से कुछ शुरू हो चुके हैं। यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने की भरपूर कोशिश हो रही है। जामिया का रेजिडेंशियल IAS कोचिंग एकेडमी एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है और सरकार के भरोसे पे पूरा उतर रहा है। अब तक तकरीबन 150 स्टूडेंट्स का UPSC के थ्रू सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो चुका है। इस मौके पर HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने यकीन दिलाया कि वो इस प्रोजेक्ट के तहत हर तरह की मदद करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सभी राष्ट्रवादी
मुस्लिम शीर्ष नेताओं ने इस देश की प्रगति की दिशा में इसका जो नींव रखा था, आज जिस वृक्ष को उन्होंने रोपित किया था, आज वो बट वृक्ष के रूप में विशाल काय बनकर के आगे बढ़ रहा है। और इसलिए मैं जामिया पूरे परिवार को इसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पिछले कई दहाइयों से जामिया मिलिया इस्लामिया मेडिकल कॉलेज का ख्वाब संजोए हुए है और ये यूपी इरिगेशन की 210 बीघा जमीन पर ही शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। जामिया ने इस जमीन के लिए 10% पैसे दे दिए हैं और ये जमीन हाइड्रोग्राफ होना बाकी है। ये जामिया मिलिया इस्लामिया आज भी मुल्क की खिदमत में पेश है। मुल्क को यहाँ से वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे सदर जमहूरिया और बड़ी तादाद में इंजीनियर और 150 से ज्यादा सिविल सर्वेंट दिए हैं। और अब मुल्क की सेहत सुधारने के लिए ये यूनिवर्सिटी काम करना चाहती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। एक तरफ तो हुकूमतें रिवायती तरीक़े इलाज को फरोग देने के वादे और इरादे जाहिर करती हैं, वहीं यूनानी, आयुर्वेद और होम्योपैथ के बजट में कमी करके इरादों में फर्क का वाज़े सबूत भी पेश करती हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यूपी में रियासती और मरकजी हुकूमत के बजट में भी इतना फर्क नजर आता है कि सरकारी जिला अस्पतालों में आयुष विंग के तहत आने वाला यूनानी पैथ दवाओं की कमी का शिकार है। पेश है मेरठ से तंजीर अंसार की ये रिपोर्ट। हिंदुस्तानी तरीक़े इलाज के अलावा यूनानी पर यकीन रखने वाले और उसके जरिए इलाज कराने वाले मरीजों की तादाद कम नहीं है, लेकिन आज भी ये दवाखाने बुनियादी और बेहतर सहूलियात की कमी का शिकार नजर आ रहे हैं। मेरठ के जिला अस्पताल के महकमा आयुष का सालाना बजट महज 2 लाख है, जो कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथ और यूनानी में तकसीम होकर महज 50,000 ही रह जाता है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अस्पताल में खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर तो अपनी ड्यूटी मुकम्मल तौर पर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कम बजट की वजह से दवाओं की कमी को पूरा करने में अपनी मजबूरी कुछ यूं जाहिर कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो तो अलग ही होता है, लेकिन जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन का जो आयुष का बजट है, अगर हम खाली मेरठ की बात करें तो हमारे यहाँ पे 4 डॉक्टर हैं नेशनल हेल्थ मिशन में, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष में। तो पर डॉक्टर के हिसाब से 50,000 रुपये का बजट हम लोगों को मिलता है और उसी की दवाई आ पाती है हमारे पास। तो बजट में तो फ़र्क है, बजट तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। वहीं मेरठ के कैंट अस्पताल में मरकजी हुकूमत के तहत चलने वाले यूनानी मेडिसिन के क्लिनिकल रिसर्च यूनिट की तस्वीर जिला अस्पताल के इंतजामात से बरक्स नजर आती है। दवाओं और दीगर सहूलियात को लेकर यहाँ न बजट की कमी है न ही स्टाफ की। यही वजह है कि यूनानी तरीक़े इलाज में यकीन रखने वाले मरीजों की बड़ी तादाद हर रोज यहाँ नजर आती है और सहूलियात का फायदा हासिल करती है। काफ़ी दर्द जो है काफ़ी फ़ायदा होता है, अंग्रेज़ी दवाइयों से नहीं फ़ायदा होता है तो यहाँ से हो जाता है, इसलिए हम यहाँ दवाई ले जाते हैं 8 दिन में एक बार। सारी दवाएं आपको मिल जाती हैं? हाँ, जो डॉक्टर लिखते हैं वो सारी मिलती है। 1 हफ्ते में लेकर गई, बहुत आराम लगा है इस दवाई से। दवाएं सब आपको मिल जाती हैं? जी मिल गई थी सारी। देखिए स्टेट का तो आप घूमे होंगे, देखा होगा बेचारों को क्या प्रॉब्लम है बजट वगैरह की। हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सब बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है। दवाई हमारी टाइम पर आती है, जैसे हमारे यहाँ ख़त्म होने को होती है हम रिक्वायरमेंट भेज देते हैं कि हमारे बजट की जो दवाई है वो हमें दे दी जाए, वो हम अवेलेबल करा देते हैं टाइम, कोई दिक्कत नहीं। आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी और होम्योपैथी जैसे कदीम रिवायती तरीक़े इलाज में यकीन रखने वालों की आज कमी नहीं है, लेकिन हाँ, दवाओं की दस्तयाबी जिला अस्पतालों में आयुष विंग की जरूरत के मकसद को पूरा करने में नाकाम साबित हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। आज उर्दू के मारूफ अदीब ख्वाजा अहमद फारूकी का यौम पैदाइश है। वो मुरादाबाद के एक मोअज़्ज़ज़ घराने में 30 अक्टूबर 1917 को पैदा हुए। उन्होंने उर्दू अदब में अपनी एक खास शिनाख्त बनाई। आइए उनकी हयात और खिदमात पर एक नजर डालते हैं। ख्वाजा अहमद फारूकी उत्तर प्रदेश में
जिला मुरादाबाद के बछराओं कस्बे में 30 अक्टूबर 1917 को पैदा हुए। इलाका के एक ज़े इल्म और मौजज़ घराने में आंख खोली। इब्तिदाई तालीम मुरादाबाद में ही हासिल की। मेरठ जाकर अंग्रेजी में बीए किया। लिखने पढ़ने और हुसूल इल्म की ऐसी तड़प दिल में थी कि देर रात तक कोर्स से बाहर की किताबें बआवाज पढ़ते रहते थे ताकि वो अच्छी तरह जहन नशीन हो जाएं। बीए के बाद अंग्रेजी के अलावा फारसी में और फिर उर्दू अरबी में भी एमए किया। इस दौरान अदबी मौज़ूआत पर तहकीकी तनकीदी मज़ामीन लिखते रहे जो निगार, हुमायूं, आलमगीर और जामिया जैसे अपने वक्त के मशहूर तरीन बावकार रिसालों में शाया हुए। 3 किताबें भी लिखी, अदबी तनकीदें, मीर तकी मीर और तारीख़ मकातिब उर्दू। लेकिन तीनों किताबों के मुसव्वदे 1947 के हंगामों की नजर हो गए, जिसका ख्वाजा साहब को बहुत सदमा रहा। ख्वाजा अहमद फारूकी का पहला बड़ा कारनामा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू का क़याम। उनकी सरबराही में ये बरसगीर की तमाम यूनिवर्सिटियों का सबसे बावकार उर्दू शोबा बनकर उभरा। यूनिवर्सिटी में रहते हुए ही उन्होंने 1953 में पीएचडी की। तहकीक व तनकीद में उन्होंने वो काम किए जो उनसे पहले नहीं हुए थे। इनमें वाक़यात करबला से मुतल्लिक करबल कथा की बाज़याफ्त भी शामिल है, जिसका मुकद्दमा, फिरहंग और हवाशी लिखकर उन्होंने अदब में बेशबहा इजाफा किया। इन किताबों में मकतूबात उर्दू का अदबी व तारीखी इर्तिका, मीर तकी मीर और शायरी और ज़ौक़ व जुस्तजू भी शामिल है, जिन्हें 1947 में ज़ाया होने वाले किताबी मुसव्वदों की तलाफी कहा जा सकता है। इनके अलावा 1857 की जंग आज़ादी के एक रोजनामचे खदंग गदर, दहली उर्दू अखबार, उर्दू में वहाबी अदब, मिर्जा शौक लखनवी और दीगर मौज़ूआत पर उनकी किताबें और तवील मकाले शाया हो चुके हैं। उम्र रायगा के उन्वान से उन्होंने आप बीती भी तहरीर की। ख्वाजा साहब की कद्र मंजिलत पूरी दुनिया में थी। लंदन यूनिवर्सिटी और विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी, अमेरिका के अलावा मॉस्को, ताशकंद, बर्लिन, म्यूनिख, लाइडन वगैरह की यूनिवर्सिटियों के मेहमान प्रोफेसर थे। इल्म की तलाश उन्हें हॉलैंड, यूनान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, ईरान, मिस्र, शाम, इराक, तुर्की, सऊदी अरब, जापान, कनाडा और श्रीलंका तक ले गई, जहां वो अदब के खजाने ढूंढते रहे। ख्वाजा साहब को कई अदबी एजाज दिए गए, जिनमें साहित्य अकादमी अवार्ड भी शामिल है। 31 दिसंबर 1995 को ख्वाजा अहमद फारूकी का इंतकाल हो गया और अपने पीछे वो इल्म अदब का जबरदस्त खजाना छोड़ गए। कब्रिस्तानों की हालत नागुफ्ताबे है। हुकूमत पूरे सूबे में करीब 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का दावा करती है और ये सही है कि जिन कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई है वो कब्रिस्तान महफूज है, लेकिन शहर के कब्रिस्तानों में आधे से ज्यादा कब्रिस्तान पर कब्जा है और इस ताल्लुक से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पेश है ये खास रिपोर्ट। पटना में कब्रिस्तानों की हिफाजत एक बड़ा मसला। पटना में है कमोबेश 750 कब्रिस्तान। आधे से ज्यादा कब्रिस्तानों पर है नाजायज कब्जा। वक्फ बोर्ड के पास भी कब्रिस्तानों के नहीं है वाज़ेह आदाद-ओ-शुमार। बिहार वो रियासत है जहां कब्रिस्तानों की घेराबंदी के ताल्लुक से हुकूमत बजट में रकम मख्तस करती है और हुकूमत के मंसूबे के तहत कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पटना के बेशतर कब्रिस्तान महफूज नहीं है। यहां तक कि पटना सिटी के एक कब्रिस्तान पर भी कब्जा हो गया है। अब सिर्फ चंद कब्रों के निशानात यहां मौजूद हैं। जब न्यूज़ 18 उर्दू की टीम वहां पहुंची तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। मकामी लोग कहने लगे कि यहां अभी भी मैयत की तदफीन होती है, जबकि सच्चाई ये है कि कब्रिस्तान का एहतराम तक नहीं किया जा रहा है और न ही अब यहाँ तदफीन होती है। ये लोग जानवर बांध दिया, उसको मत खिलाया पिलाया और बाद में झोपड़ी दे करके कर बना लिया। ज़मीन चूँकि कीमती हो गई है, इसलिए हर आदमी जिसको जो मौका मिलता है वो उसको कब्जा कर लेता है, उसको बेच भी देता है। तो बजाय कब्रिस्तान और बढ़े या लोग वक्फ करें और हो,
और घटता ही चला जा रहा है। एक अलमिया है, बहुत मसला है, लेकिन इसको कौन देखने का। वक्फ का कानून बहुत सख्त है। अगर मुतवल्ली लोग जो वक्फ के होते हैं, अगर मुतवल्ली नहीं चेयरमैन जो वक्फ होते हैं, अगर वो नोटिस लें तो डीएम को हिदायत है कि उस पर कब्ज़ा खाली करावे, लेकिन न चेयरमैन करते हैं ऐसा और न कलेक्टर उस पर ध्यान देते हैं। शहर की आबादी में इजाफा हो रहा है और इस इजाफे के साथ मजीद कब्रिस्तानों की जरूरत है, लेकिन हालत ये है कि जो पहले से कब्रिस्तान मौजूद हैं उसकी हिफाजत एक मसला बना हुआ है। अमीरी बेगम वक्फ एस्टेट के इस कब्रिस्तान पर नजर डालिए, आपको कहीं से ये कब्रिस्तान नहीं दिख रहा होगा। आप कहेंगे कि ये तो एक खटाल है, लेकिन खटाल के नीचे मुर्दे दफन हैं। जी हाँ, साफ जाहिर होता है कि इस कब्रिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा है। कब्रों के निशान भी गोबर और गंदगी में दब चुके हैं। इस पर लोगों को अफसोस है। मकामी लोग कब्रिस्तानों की इस सूरत हाल को हल करने की वक्फ बोर्ड से अपील कर रहे हैं। जिस तनासुब से आबादी बढ़ रही है, उस तनासुब से, उस प्रोपोर्शन में कब्रिस्तान का भी कभी इजाफा होना चाहिए, लेकिन इसके बरक्स आप देखें कि उस पर नाजायज़ कब्ज़ा है और ये कब्ज़ा अपनों ने भी किया है और गैरों ने भी किया है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा गवर्नमेंट से, सिंसियर हैं, कि इस पे एक मजबूत कदम उठाया जाए और जिन लोगों ने कब्रिस्तान पे कब्ज़ा किया है, चाहे वो अपने हो या गैर हो या किसी का भी कब्ज़ा हो, उसे जल्द अज जल्द हटाया जाए ताकि कब्रिस्तान की जो परेशानी है वो आसानी में बदली जा सके। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक कब्जा करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि कब्रिस्तानों का कोई वाज़ेह आदाद व शुमार वक्फ बोर्ड के पास भी नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक 750 कब्रिस्तान पटना जिले में हैं, जिसमें आधे कब्रिस्तानों पर कब्जा है। मेरा ये आवाम से ये मैसेज देना है कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए, पब्लिक डोमेन की चीज़ है और जो नेचर है, कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान रहेगा। चाहे जितने असामाजिक तत्वों के लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, कब्रिस्तान में, इमामबाड़ा में, दरगाह पे, मज़ार पे मकान बना लिया है या कब्जा किया है, उन पर केसेस होगा, उनको सज़ा भी होगी, क्रिमिनल केसेस का प्रावधान है और उनको मकान भी जाएगा और वो जेल भी जाएंगे। हुकूमत की जानिब से जिन कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई गई है, उन कब्रिस्तानों का मसला काफ़ी हद तक हल हो गया है। अब यहाँ कब्जे की गुंजाइश कम है, लेकिन जिन कब्रिस्तानों पर पहले से ही कब्जा है, उन कब्रिस्तानों को आज़ाद कराने की गुंजाइश भी निकल पाएगी, ये कहना मुश्किल है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के कौमी सदर चुन लिए गए। नीतीश कुमार को एक और मियाद के लिए जेडीयू के सदर के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। दिल्ली में आज होने वाली पार्टी की कौमी काउंसिल की मीटिंग में उनके सदर बनने का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। 3 साल पहले 2016 में नीतीश कुमार ने पहली बार पार्टी सदर का ओहदा संभाला था। सर्वसम्मति से नीतीश कुमार जी पुनः 3 साल के लिए फिर पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए और उनका जो बड़ा संबोधन था, उसकी जो मुख्य बातें हैं संक्षेप में बताता हूं, बाकी आप लोगों ने कवर भी किया है। एक तो हम नीतीश कुमार जी के संबोधन में जो मुख्य चीज थी, पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले, ये उनकी इच्छा और अभिलाषा। बिहार में जल्द ही असेंबली इंतखाबात हैं। हालिया ज़िमनी इंतखाब के नतीजों के बाद खासतौर पर बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है। इसी दरमियान जेडीयू लीडरों ने दावा किया कि 2020 में बिहार में एनडीए की ही हुकूमत बनेगी। साथ ही इस बार 2010 एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में 2020 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में, आपको याद हो अगर 2010 में जो 206 सीट जीते थे, उस समय जदयू भाजपा यही 2 पार्टी अलायंस में थी। अब तो लोजपा भी है, उससे बेटर परफॉर्मेंस करके बिहार में सरकार बनाएगी। तो जनता दल की कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हमारा नेता सर्वमान्य है। हमारे नेता का जो विजन है वो सर्वमान्य है और उस विजन और नेतृत्व के आगे कोई चुनौती नहीं। नहीं, निश्चित रूप से हर एक चुनाव एक चुनौती होता है, तो निश्चित रूप से वो भी एक चुनौती है, लेकिन उस चुनौती की मजबूती से सामना करेंगे और हम समझते हैं कि एक बार पुनः जेडीयू और एनडीए अलायंस जो है अपना झंडा फहराएगा बिहार में। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।